वो देखता है चिता से एक जलती हुई नरकंकाल उठकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका पूरा शरीर में आग जल रहा है और वो भूत सिद्धू को देखकर बुरी तरह से हंस रहा है। फिर जैसे ही वो अपने दोनों हाथ बढ़ा के सिद्धू को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी सिद्धू चीख उठता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता। एक तो ये गरीब घर की लड़की ऊपर से नीच जात की है। मैं इसे अपना घर की बहू नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। तुम इस लड़की के साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। अभी इसी वक्त इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हे जी, ऐसा मत कहो। वो हमारा इकलौता बेटा है, इस वंश का वारिस है। तुम चाहो तो इस लड़के को घर से निकाल दो, लेकिन हमारे बेटे को घर से मत निकालो। नहीं माँ, मैंने कविता को अग्नि साक्षी मानकर शादी की है। वो मेरे पत्नी है। जिस घर में पत्नी का कोई सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। चलो कविता, हम यहाँ से चलते हैं। फिर सतीश कविता को लिए घर छोड़कर चला जाता है। हे जी, सुनते हो? उन्हें रोको, उन्हें मत जाने दो। इसके बाद सतीश और कविता एक छोटे से झोपड़ी में रहने लगते हैं और उसी गांव के एक कारखाने में सतीश मजदूरी करने लगता है। बड़ी मुश्किल से उनका दिन गुजरने लगता है। तुम्हें यहाँ इस तरह रहने में बहुत ही कष्ट हो रही है ना कविता? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। तुम्हें देखकर मुझे कष्ट होती है। मुझे शादी करने के लिए तुम्हें अपना बड़ा घर छोड़कर यहाँ इस तरह रहना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो कविता, माँ काली है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और 1 साल बाद कविता एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे को पाके कविता और सतीश बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक सतीश को एक जानलेवा बीमारी हो जाता है। कविता, कविता, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। तुम वादा करो कविता, मैं मरने के बाद हमारे बेटे को पिता की कमी महसूस होने नहीं दोगी। ये कहकर सतीश की मृत्यु हो जाती है। सतीश के इस जानलेवा बीमारी के डर से गांव वाले कविता और उसके बेटे को समझ से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे भूख, प्यास और शोक से तड़पते हुए कविता की भी मृत्यु हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल हो गई, सारा बोझ गांव वालों के ऊपर आ गया।